अगर हिंडनबर्ग के पास कोई ऐसा क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है और ऐसी चीज़ें हैं तो हिंडनबर्ग से राहुल गांधी बात करके लाकर उनको कोर्ट में फाइल कर देते। लेकिन वो भी जानते हैं कि उनको सिर्फ प्रोपेगेंडा गढ़ना है। आप झूठ अगर बोलेंगे और वो भी संसद में बोलेंगे तो उसका जो प्रभाव है वो बिल्कुल दूसरा होगा। मेरा अपना मानना है कि जहाँ तक बात सदस्यता ख़त्म होने की है, मुझे लगता है वो सब तो वो होने नहीं देंगे, माफ़ी ही मांग लेंगे। और माफ़ी भी आजकल तो एग्जाम्पल हो गया उनका, अपना लगातार वाला सीरियल ऑफेंडर है वो, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। माफ़ी मांगने अब उनको शर्म नहीं आती। कुछ लोग होते हैं कि एक बार उन्होंने गलती कर दी फिर माफ़ी मांग ली, लेकिन अब जब रोज़ ही सुबह उठ के माफ़ी मांगनी है तो कोई बात नहीं, एक की जगह दो सही। वही वो केजरीवाल टाइप का मामला है कि सुबह उठ के माफ़ी मांगना है, तो यही राहुल गांधी है कि अभी राफेल में मांगी थी, अभी इसमें मांगेंगे, तब सुप्रीम कोर्ट में मांगी थी, अब यहाँ मांगेंगे। मुझे लगता है बहुत सही कदम है, नोटिस दिया, बहुत अच्छा किया। मैं तो कहता हूँ कि कोर्ट में भी जाएं और इस चीज़ को साबित करें, क्योंकि ज़रूरी है। कोई भी झूठ बोलकर और कुछ भी कहकर और प्रधानमंत्री को गाली देकर, प्रधानमंत्री को नीच बोलकर, उनका अपमान करके और ऐसे करके निकल नहीं सकता। प्रधानमंत्री एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, वहाँ हिंदू मुसलमान या फिर बीजेपी या फिर कांग्रेस नहीं है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया, बात ख़त्म हो गई। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा कदम है। जया बच्चन के लिए तो मैं यही कहूँगा कि अमिताभ बच्चन जी के साथ मेरी संवेदनाएँ हैं और मेरा उनको पूरा संबल है कि वो पता नहीं कैसे जीवन जी रहे हैं, भगवान ही जाने। मीडिया से लेके, वो पैप्स से लेके, यूट्यूबर्स से लेके और न्यूज़ चैनल्स वालों से लेके और एयरपोर्ट से लेके और संसद तक एक ही व्यवहार आपका। मैं एक महिला का सम्मान करता हूँ और जो अभिनेत्री हैं वो उनका भी सम्मान करता हूँ और परिवार का भी उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन उनका जो व्यवहार है वो इतना निंदनीय है कि पूरे देश को दिख रहा है। तो सोचिए अमिताभ बच्चन जी कैसे जी रहे होंगे अपने जीवन में। तो वो एक मतलब बड़ी चीज़ है। जहाँ तक बात संजय सिंह की है कि अडानी और मोदी तो दोस्त हैं, क्या बोला, पति पत्नी। अब क्या ही करें, मतलब वो 10 का 30 करने वाले इस तरह का ही कमेंट कर सकते हैं। मोदी वर्सेस ऑल है 2024 में, एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं और दूसरी तरफ बाकी सब हैं। संसद के सत्र में लगातार हंगामा विपक्ष की तरफ से मचाया जा रहा है। अडानी के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार को घेरा जा रहा है। इसी बीच राहुल गांधी के लिए केंद्र लोकसभा सचिवालय की तरफ से नोटिस दे दिया गया है और राहुल गांधी से जवाब मांगा गया है। अगर राहुल गांधी जवाब और माफी नहीं मांगते हैं तो उनकी सदस्यता जो है वो रद्द कर दी जाएगी लोकसभा सीट से। इसे किस तरीके से देख रहे हैं सर? देखिए, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने तमाम एलिगेशंस लगाए, जिस तरीके से अडानी वाले मुद्दे को लेकर संसद में बहस होने की बात हुई और उसके बाद उन्होंने 3-4 सवाल पूछे और तमाम तरह की चीज़ें उठाई, मुझे लगता है कि इस देश को इस तरीके से गुमराह करने का कोई लॉजिक नहीं है। आप अगर तथ्य रखते हैं, एग्जाम्पल आपके पास अगर हिंडनबर्ग के कुछ सबूत हैं, वैसे भी जो है विदेशों से तो कांग्रेस के अच्छे संबंध हमेशा ही रहते हैं, इटली हो या बैंकॉक, तो हिंडनबर्ग से भी संबंध निकाल ही सकते हैं। अगर हिंडनबर्ग के पास कोई ऐसा क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है और ऐसी चीज़ें हैं तो हिंडनबर्ग से राहुल गांधी बात करके लाकर उनको कोर्ट में फाइल कर देते। लेकिन वो भी जानते हैं कि उनको सिर्फ प्रोपेगेंडा गढ़ना है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस देश में एक चीज़ बड़ी क्लियर होनी चाहिए, जब कोई भी सामाजिक आदमी या फिर यूं कहिए कोई भी नेता जब बोलता है तो लोग उसको सुनते हैं, उसकी फैन फॉलोइंग होती है। बेशक चाहे राहुल गांधी ही सही आप क्यों ना हो, लेकिन फिर भी लोग थोड़ा बहुत तो सुनते ही हैं उनको भी। तो आप झूठ अगर बोलेंगे और वो भी संसद में बोलेंगे तो उसका जो प्रभाव है वो बिल्कुल दूसरा होगा। मेरा अपना मानना है कि जहाँ तक बात सदस्यता ख़त्म होने की है, मुझे लगता है वो सब तो वो होने नहीं देंगे, माफ़ी ही मांग लेंगे। और माफ़ी भी आजकल तो एग्जाम्पल हो गया उनका, अपना लगातार वाला सीरियल ऑफेंडर है वो, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। माफ़ी मांगने अब उनको शर्म नहीं आती। कुछ लोग होते हैं कि एक बार उन्होंने गलती कर दी फिर माफ़ी मांग ली, लेकिन अब जब रोज़ ही सुबह उठ के माफ़ी मांगनी है तो कोई बात नहीं, एक की जगह दो सही। वही वो केजरीवाल टाइप का मामला है कि सुबह उठ के माफ़ी मांगना है, तो यही राहुल गांधी है कि अभी राफेल में मांगी थी, अभी इसमें मांगेंगे, तब सुप्रीम कोर्ट में मांगी थी, अब यहाँ मांगेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, इससे सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पर असर पड़ता है तो वो ये कि राजनीतिक तौर पर जब आप किसी पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, जनरली सुबह से शाम तक मीडिया में बहुत सारे आरोप होते हैं, लेकिन जब आप संसद में बोल रहे हों तो आपको इन सब चीज़ों की मर्यादा रखनी ही चाहिए। और इस लोकतंत्र की और इस देश की और इस हिंदुस्तान की जवाबदेही भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप ऐसे मतलब नेता ही मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने लगेगा तो फिर पब्लिक किस तरीके से इसको लेगी। मुझे लगता है बहुत सही कदम है, नोटिस दिया, बहुत अच्छा किया। मैं तो कहता हूँ कि कोर्ट में भी जाएं और इस चीज़ को साबित करें, क्योंकि ज़रूरी है। कोई भी झूठ बोलकर और कुछ भी कहकर और प्रधानमंत्री को गाली देकर, प्रधानमंत्री को नीच बोलकर, उनका अपमान करके और ऐसे करके निकल नहीं सकता। प्रधानमंत्री एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, वहाँ हिंदू मुसलमान या फिर बीजेपी या फिर कांग्रेस नहीं है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया, बात ख़त्म हो गई। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा कदम है। सर, अगर हम बात करें अडानी के मुद्दे की तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आज 2 याचिकाएं लगी गई हैं, उन पे सुनवाई हो रही है। वहीं दूसरी तरफ कल जया बच्चन ने भी उस मुद्दे को उठाया, उन्होंने सभापति के लिए उंगली दिखाई। आज संजय सिंह ये कह रहे हैं अडानी और मोदी का रिश्ता पति पत्नी की तरह है। देखिए, जया बच्चन के लिए तो मैं यही कहूँगा कि अमिताभ बच्चन जी के साथ मेरी संवेदनाएं हैं
और मेरा उनको पूरा संबल है कि वो पता नहीं कैसे जीवन जी रहे हैं, भगवान ही जाने। मीडिया से लेके, वो पैप्स से लेके, यूट्यूबर्स से लेके, और न्यूज़ चैनल्स वालों से लेके, और एयरपोर्ट से लेके, और संसद तक एक ही व्यवहार आपका। मैं एक महिला का सम्मान करता हूँ, और जो अभिनेत्री हैं वो उनका भी सम्मान करता हूँ, और परिवार का भी उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन उनका जो व्यवहार है वो इतना निंदनीय है कि पूरे देश को दिख रहा है। तो सोचिए अमिताभ बच्चन जी कैसे जी रहे होंगे अपने जीवन में। तो वो एक मतलब बड़ी चीज़ है। लोकसभा में आप देश के उपराष्ट्रपति को इस तरीके से उंगली दिखा के निकल रहे हैं। ये आपका किचन है क्या ये, या ये आपका घर है क्या? मतलब आप इस तरह का, मतलब ये क्या है ये? मतलब राज्यसभा एक ऐसी जगह होती है विच इज़ कॉल्ड हाउस ऑफ एल्डर्स, और वहाँ पे इस तरह का व्यवहार मुझे लगता है बिल्कुल ठीक नहीं है। जहाँ तक बात उपराष्ट्रपति को उंगली दिखाने की है, आप कोई चर्चा चाहते हैं, उस पर आप हंगामा करते हैं, उस पर आप विरोध दर्ज कर, ऐसा तो नहीं है इस देश में विरोध नहीं होते, हर चीज़ पर होता है, हर बिल पर विरोध होता है, हर चीज़ पर हंगामा होता है, हर चीज़ पर बात होती है, लेकिन उसका एक तरीका है, एक प्रोटोकॉल है और एक सम्मान है। तो आप कम से कम इतना तो मिनिमम करिए। तो मुझे लगता है जया बच्चन जी का जो ये एक्शन है, और जिस तरीके से उनकी तस्वीर वो वायरल हो रही है उंगली दिखाते हुए, मुझे लगता है उनको अब भगवान ही जाने वो क्या चाहती हैं और क्या करना, मतलब वो क्या सोच रही थी या क्या कह रही थी, लेकिन इस तरह का व्यवहार राज्यसभा में नहीं होना चाहिए। जहाँ तक बात संजय सिंह की है कि अडानी और मोदी तो दोस्त हैं, क्या बोला, पति पत्नी। अब क्या ही करें, मतलब वो 10 का 30 करने वाले इस तरह का ही कमेंट कर सकते हैं। जहाँ तक बात अडानी की है, एग्जाम्पल लीजिए आप, अडानी ने राजस्थान में एक 50,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाया हुआ है, एक 60,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाया है। अडानी ने केरला में यूडीएफ की सरकार, लेफ्ट की सरकार में 710 करोड़ रुपए का पोर्ट उनको मिला हुआ है। अडानी ने 1992 में जब पहला पोर्ट उनको, मुद्रा पोर्ट उनको गुजरात में मिला था, तो चिमन भाई पटेल की सरकार थी और केंद्र में नरसिम्हा राव थे, यानी कि दोनों ही कांग्रेस थी। अडानी ने छत्तीसगढ़ में अभी 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। अडानी ने किसी भी राज्य में उठा लीजिए, उत्तर प्रदेश में उठा लीजिए, 2017 से पहले अखिलेश यादव के समय में अडानी ने 35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। देश का कोई भी बिजनेसमैन आके जब आपके यहाँ पर इन्वेस्ट करता है, आप फिर जनता के बीच में जाकर बोलते हो कि हम रोजगार देंगे आपको, ये तमाम चीज़ें, तो वो सब बेहतर है। लेकिन कोई एक फर्जी कंपनी जिसका इतिहास शॉर्ट सेलिंग का रहा हो, जिसका इतिहास ख़राब रहा हो, अगर वो कोई एलिगेशन लगा दे तो तुरंत ये हो जाता है कि वो मोदी के दोस्त, मोदी के दोस्त, मोदी के दोस्त। अगर किसी के पास कुछ भी है तो कोर्ट जाए ना। ये इस तरीके से अनर्गल बयानबाजी करके और देश के बिजनेसमैन को नीचे गिराने का एजेंडा चला के, आप क्या चाहते हैं ये आप तय करिए। क्योंकि हो क्या रहा है और लग क्या रहा है और दिख क्या रहा है कि ऐसा लगता है कि देश की जो विपक्षी सरकारें हैं या विपक्ष है केंद्र के सामने, उन लोगों को दुनिया के बिजनेसमैन तो बहुत अच्छे लगते हैं, उनसे बड़ा प्रेम है। लेकिन हिंदुस्तान का अगर कोई बिजनेसमैन बड़ा बन रहा है तो इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कल अगर कोई भी दिक्कत होती है तो वो बिजनेसमैन तो हिंदुस्तान के ही काम आएगा ना। और अगर बिजनेसमैन बड़ा हो रहा है तो देश का भी तो सम्मान कहीं ना कहीं ऊपर बढ़ रहा है। मुझे लगता है बिल्कुल अनर्गल है ये। सर, अभी आपने शॉर्ट सेलिंग की बात की है, इसी को लेकर याचिका भी लगाई गई है कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको लेकर जो है वो चिंता जताई थी शॉर्ट सेलिंग को लेकर। उन्होंने कहा था कि इस पूरे मुद्दे पर जांच होनी चाहिए, कमेटी का गठन होना चाहिए, याचिका लगी हुई है। पर दूसरी तरफ बिना प्रूफ के किस तरीके से जो है वो हमेशा अडानी को लेकर मोदी जी को घेरा जा रहा है, पति पत्नी बताया जा रहा है। इससे पहले राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी जी चर्चा करना ही नहीं चाहते अडानी के मुद्दे को, क्योंकि उन्हें पता है कि किस तरीके से व्यापार जो है वो अडानी का बढ़ाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, मोदी जी के द्वारा। देखिए, एक बात बहुत बड़ी साफ है, मैंने आपको बताया ना, अडानी इस देश के 22 राज्यों में काम करते हैं। 22 राज्यों में अलग अलग सरकार है, कहीं पर कांग्रेस है, कहीं पर गैर कांग्रेस है, कहीं पर लेफ्ट है, कहीं पर ममता दीदी है, कहीं पर इस तरह की चीज़ है। अब 22 राज्यों में एक आदमी कारोबार कर रहा है तो 22 मुख्यमंत्रियों ने उसको क्लियरेंस दिया होगा। वो सारे के सारे बीजेपी के नहीं है, ज़्यादातर विपक्ष के ही हैं। तो इनका ये आधार तो अपने आप ही ख़त्म हो जाता है कि उनको मोदी जी फेवर कर रहे हैं। जहाँ तक बात ये मुद्दा बनाने की और इसको एजेंडा बनाने की और फेवर करने की, मैं तो कहता हूँ देश का बिजनेसमैन आगे बढ़ना ही चाहिए। इसमें आपको इतना हंगामा करने की आवश्यकता नहीं है, इतना बोलने की आवश्यकता नहीं है, इतना ज़्यादा कहने की। एक चीज़ बताइए, फेसबुक को लेकर कभी कांग्रेस ने सवाल उठाया क्या? ट्विटर को लेकर कभी सवाल उठाया क्या? एलॉन मस्क को लेकर कभी सवाल उठाया क्या? माइक्रोसॉफ्ट को लेकर कभी सवाल उठाया क्या? अलीबाबा को लेकर कभी सवाल उठाया क्या? नहीं उठाया ना। कमाल की बात है, दुनिया की किसी कंपनी पर आप सवाल नहीं उठाते हैं। वो देश में आके कारोबार करें, हज़ारों करोड़ कमा कर ले जाएं, और जब उनकी मर्जी करे वो यहाँ से यूनिट्स बंद करें और चले जाएं, तो कांग्रेस को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देश का एक कारोबारी देश में कारोबार कर रहा है, देश में धंधा कर रहा है, देश में चीज़ें बढ़ा रहा है, तो उसमें बुराई क्या है? मुझे लगता है कि ऐसा होना ही चाहिए। जब आप लोकल टू ग्लोबल की बात करते हैं, जब आप सेल्फ सफिशिएंस की बात करते हैं, जब आप आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं, जब इन तमाम चीज़ों की आप बात करते हैं, तो उसको कैसे होगा? ये बात सच है कि सरकारों के पास उतने फंड्स नहीं होते हैं।
एक उद्योगपति जब बिजनेस लगाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएगा, चीज़ें लगाएगा, सड़क बनाएगा, फैक्ट्री बनाएगा, सर्विस इंडस्ट्री में पैसा डालेगा, लोगों को रोजगार देगा, तो देश तो तभी आगे बढ़ेगा ना। अकेला सरकार तो नहीं कर सकती। हम इन्वेस्टर समिट्स करते हैं, देश के तमाम बिजनेसमैन को सरकारें बुलाती हैं, दुनिया के बिजनेसमैन को बुलाती है, तो क्यों ना अपने लोगों को प्रेफरेंस दिया जाए। क्योंकि हमें पता है, एग्जाम्पल, कल अगर हमारा यूएस से मान लीजिए कोई बायलैटरल ट्राइज में कोई दिक्कत है, तो उन टाइज में अगर दिक्कत है तो क्या होगा, उससे यूएस हम पर प्रेशर करेगा तो क्या होगा, उनके बिजनेसमैन यहाँ से भागेंगे। कल अगर हमारा यूएस से लड़ाई होती है और हमारे ही बिजनेसमैन सारी इंडस्ट्री सेटअप करके बैठे हैं यहाँ, तो हमें शायद उनसे उतना डरने की ज़रूरत नहीं होगी। अटल जी के समय में जब पोखरण हुआ था तो यूएस ने शायद 18 महीने का सैंक्शन लगाया था हिंदुस्तान पे, तमाम बिजनेस और चीज़ों में दिक्कतें आई थी। अटल जी झुके नहीं और उसके बाद चीज़ें बेहतर हो गई। लेकिन हम सैंक्शन वाले हालात में ही ना पहुंचे। अगर हमारे बिजनेसमैन सक्सेसफुल हो रहे हैं तो राहुल गांधी को इसमें खुश होना चाहिए, ना कि हर चीज़ में दुख होने वाली बात है। अब सारे के सारे बिजनेसमैन और सारे के सारे चोर इटली से तो नहीं आ सकते ना। हिंदुस्तान में तो जो बिजनेसमैन है वो बिजनेसमैन ही रहे और वो बेहतर कर रहे हैं। सर, एक तरफ बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने उन्होंने भी जो है नोटिस दिया है राहुल गांधी के लिए, उनके व्यवहार के लिए। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से लगातार मीटिंग्स की जा रही हैं तमाम एक समान विचारधारा वाले गुटों के साथ 2024 के लिए, तो इस पर क्या टिप्पणी है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ तक 2024 में इकट्ठा होने की बात है वो लगभग असंभव है। उसका एग्जाम्पल है, ये कुछ परिवार ऐसे हैं, जैसे कि चाहे वो राहुल गांधी का परिवार हो, चाहे वो अखिलेश यादव का परिवार हो, चाहे वो स्टालिन का परिवार हो, चाहे वो इसके अलावा अगर हम बात करें और तमाम जगहों पर हों, वहाँ पर क्या होता है कि उनको लगता है कि पैदा जब उनके घर में कोई बच्चा होता है तो वो प्रधानमंत्री पैदा हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट प्रधानमंत्री पैदा हुआ है। अब चक्कर क्या है कि उससे नीचे तो उनको जाना ही नहीं है, अपना वो स्टैंडर्ड डिग्रेड करेंगे ही नहीं। अखिलेश जी से पूछ के देखिए कि सर आप आएंगे क्या उस अलायंस में, वो गाली देना शुरू कर देता है क्योंकि उनको लगता है शायद मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। राहुल गांधी से पूछे, कहते नहीं नहीं, सबसे बड़ी पार्टी तो कांग्रेस ही है, तो हम तो ऐसे नहीं हो सकते। स्टालिन साहब से पूछिए, वो भी कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे, हम कांग्रेस के साथ थोड़ी ना आ सकते हैं। चलो उनको भी छोड़ दिए। ममता दीदी, उनको लगता है मैं और मेरा भतीजा, कहते हैं मैं छोटी नेता थोड़ी ना हूँ। और केसीआर से किसी से पूछ लीजिए आप, तो ये इसलिए कभी नहीं बन सकता क्योंकि आपको एक यूनिट के तौर पर साथ आना होता है। और एक और भी चीज़ है, चाहे वो साथ आए या ना आए, ये देश और देश की जनता मानती है कि ये मोदी वर्सेस ऑल है। 2024 में एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं और दूसरी तरफ बाकी सब हैं। हाँ, ये अलग है, वो एक साथ नहीं है, लेकिन बावजूद उसके कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसी हैं। और मेरा मानना है कि 2024 में फिर से भव्य तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही वापस आ रहे हैं।